हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की क्लास की ही। और हम लोग अभी तक 12 क्लास 12 क्लास या 13 क्लास लगभग पूरी कर चुके हैं। तो आज हम लोग 13 या 14 क्लास पे चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे घाटियाँ। तो जो घाटियों की पहली क्लास हुई थी, इससे पहले वाली मतलब, उसमें हमने कहाँ कहाँ की घाटियाँ देखी थी। एक तो देखी थी आप लोगों ने अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, और उसके बाद उत्तराखंड की। 3 घाटियाँ इधर महत्वपूर्ण थी। आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि राज्य हैं, जो हिमालयी राज्य हैं, जहाँ जहाँ हिमालय का विस्तार है, वो 13 टोटल 13 हैं, ठीक है। 13 में एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, देख लो, एक हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, ठीक, और एक हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, और एक हो गया उत्तराखंड। तो यहाँ पर हो गए टोटल 4, ठीक। हमको पूरे कितने करने हैं 13, तो हमको 13 करने। अब जोड़ो, इधर देखो, 7 सिस्टर, वो उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर में आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिक्किम नहीं आता, तो एक सिक्किम हो गया, ठीक, और एक सिक्किम हो गया, और एक हो गया अपना कौन सा, पश्चिम बंगाल। जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि पश्चिम बंगाल नहीं आता, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब मैप बनाएंगे तो ऊपर तक जाता है, ठीक है, इधर नेपाल की तरफ से ऊपर सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल, ठीक। तो वहीं पे पड़ता है दार्जिलिंग, ठीक। तो दार्जिलिंग भी हिमालय का ही भाग है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल भी आता है, ठीक। तो यहाँ कितने हो गए 9, ठीक, 9। अब हम लोग इनका कुल योग करेंगे तो आएगा 13। तो इसीलिए जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है 13, ठीक, 13। तो हमको ये याद रखना है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक तो देखो जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट कर लिया, हिमाचल प्रदेश कंप्लीट कर लिया, उत्तराखंड कंप्लीट कर लिया। आज बारी है 7 सिस्टर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक, 7 सिस्टर या सिक्किम पश्चिम बंगाल, ठीक। तो आज बारी इनकी है। टोटल 9 यहाँ हो गए 13, ठीक। तो हमको एक जानकारी और मिली कि हिमालय, जहाँ जहाँ हिमालय का विस्तार है, टोटल प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है, 28 में से 13 प्रदेश ऐसे हैं। हालांकि कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में भी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का ही विस्तार है, लेकिन बुकों में अभी तक ऐसा, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो वो आयोग 13 मतलब 13 को ही आंसर सही मानता है। तो अभी तो हमको इतना ही याद रखना है, ठीक। तो आज अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास। तो हमने बता दिया कि आज घाटियों की दूसरी क्लास है, घाटी आज ज़्यादा है नहीं, तो उसके साथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज दक्षिण भारत की भी घाटियाँ ऐसे में हो जाएंगी। जो मेन प्रमुख घाटियाँ दक्षिण भारत की हैं वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मैदान, ठीक है, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डालो, सबसे पहले डालो पश्चिम बंगाल की घाटी, डालो, ऊपर डालो, न्योरा घाटी लिखो, ठीक, लिखो न्योरा घाटी, ठीक। क्या लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है, न्योरा घाटी, ठीक। तो न्योरा घाटी कहाँ पड़ती है, तो सबसे पहले लिखो, क्योंकि राज्य यहाँ लिखना है, राज्य ऊपर चाहे लिख लो, ऊपर चाहे लिख लो वेस्ट बंगाल, और चाहे यहाँ भी लिख लो, ठीक। लिखो या पश्चिम बंगाल के, ठीक, या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, ठीक, दार्जिलिंग, ठीक, दार्जिलिंग के, ये दार्जिलिंग के कलिम्पोंग एक जगह पड़ती है, कलिम्पोंग वहाँ पड़ता है, ठीक है। ये दार्जिलिंग के कलिम्पोंग, ठीक, कलिम्पोंग में स्थित है, ठीक, स्थित है, ठीक। न्योरा घाटी या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया।
इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि लिखो, इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है कि यह, इसे लिखो, इसे, ठीक, लिखो इसे 1986 1986, ठीक, क्या लिखना है 1986 1986, ठीक, 1986 मतलब 1986, ठीक, में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक, राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक, कर दिया गया, ठीक। तो क्या करना है कि यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है, इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। घाट नाम याद रखना, नेवरा घाटी, ठीक। तो कहाँ, पश्चिम बंगाल, ठीक। और इसमें जो महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन जो बन सकता है, सबसे ज़्यादा संभावना है कि या ये अगर टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछेंगे कि किस वर्ष इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो क्या ध्यान रखना है, 1986, ठीक। और पूछ सकते हैं बंगाल के कहाँ स्थित, बंगाल में किस जगह स्थित है, तो दार्जिलिंग याद रखना, दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में, ठीक। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब पश्चिम बंगाल की एक ही घाटी थी, इसके बाद सिक्किम की घाटी पढ़ेंगे, ठीक। तो सिक्किम को हमको भी, जैसे कि मान लो जिस तरीके से 4 4 5 5 10 10 घाटियाँ हमने पढ़ी हैं पिछली बार क्लास में, ऐसा कुछ नहीं, आज 1 1 2 2 घाटी हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पिछली बार उनमें इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेफिक्र आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम घाटी को। तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद सिक्किम की 2 घाटियां हैं, तो जगह की दिक्कत नहीं आएगी, वरना जगह की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो फटाक से जो करना है करें। आई होप हो गया होगा। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, डालो, अब ऊपर डालो सिक्किम, सिक्किम की घाटियाँ, ठीक, ऊपर डालो सिक्किम, ठीक, ऊपर क्या डाल लो, सिक्किम। अरे यार, यहाँ से चमक यहाँ मार रहा है हमको, वैसे यहाँ तुमको, आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा, हमको इधर मार रहा है। सिक्किम, ठीक, की घाटियाँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिक्किम की घाटियों की बात करेंगे, तो डालो चुम्बी घाटी, ठीक, क्या डालो, चुम्बी घाटी, डालो चुम्बी घाटी, ठीक। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, चुम्बी घाटी, क्या डालेंगे सबसे पहले, चुम्बी घाटी, ठीक। तो लिखो, अब इसके बारे में यही लिखना है सबसे पहले कि, लिख लो पहले, यहाँ लिखो कि यह सिक्किम, ठीक, सिक्किम, ठीक, क्या लिखना है, यह सिक्किम में, ठीक, यह सिक्किम में भारत, एक मिनट, भारत और भारत, चीन एवं भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित, ठीक, स्थित है। तो क्या लिखना है कि यह भारत या सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है, ठीक। इतना हमको इसमें लिखना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि चुम्बा घाटी सिक्किम में है और 3 देशों से बाउंड्री सीमा बनाता है, एक तो इंडिया से,
ठीक, दूसरा चाइना से, तीसरा भूटान से। ठीक, तो हमको ये याद रखना है कि 3 देशों से, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 3 देशों से यह सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या और क्या लिखेंगे कि यह लिखो और लिख लो, यही लिख लो, यह 3 देशों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। ठीक, महत्व है, हालांकि इस इतना जरूरत नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रहे इसलिए लिखवा दिया। ठीक, सामरिक महत्व है। ठीक ठीक, तीन देशों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व है। और लिखो और क्या लिखना है, लिखो डोकलाम जो क्षेत्र है जिस पे अक्सर चाइना और इंडिया का विवाद होता रहता है, वो डोकलाम क्षेत्र यहीं चुंबी घाटी में स्थित है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पता है डोकलाम चर्चा में रहता है तो पूछा जा सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि डोकलाम क्षेत्र कहाँ पड़ता है, चुंबी घाटी में। ठीक, तो पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके। तो हमको एक पॉइंट ए लिखना है, और दूसरा पॉइंट हमको लिखना है कि ठीक, पहले डोकलाम बाद में लिखेंगे, पहले लिखो कि पहले क्या लिखो, चलो पहले यही लिख लो कि डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत स्थित है। और भारत का जो सिलीगुड़ी है, जिसे भारत का चिकन नेक कहते हैं, वहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। तो पहले तो लिखो यहाँ लिखो कि भारत का डोकलाम, ठीक, डोकलाम क्षेत्र यहीं स्थित है। ठीक, यहीं स्थित है। क्या लिखना, भारत का डोकलाम क्षेत्र यहीं स्थित है। ठीक, भारत का डोकलाम क्षेत्र यहीं स्थित है। और लिखो, दूसरा लिखो कि यह, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, लिखो यह, क्या लिखना है कि यह सिलीगुड़ी जिसे, ठीक, सिलीगुड़ी जिसे भारत का चिकन नेक कहते हैं। ठीक, जिसे भारत का चिकन नेक कहते हैं। ठीक, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, चिकन नेक, ठीक, कहते हैं। ठीक, यह सिलीगुड़ी जिसे भारत का चिकन नेक कहते हैं, फिर यहाँ से कामा लगाओ, में से, ठीक, से, यहाँ से कामा जरूर लगा लेना, से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो, इस सेंटेंस का मतलब जो था, ये लाइन लिखाई है, ये इसलिए लिखाई कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ये कि भारत का चिकन नेक किसे कहते हैं। ठीक, भारत का चिकन नेक किसे कहते हैं, यहाँ लगाओ, यहाँ से लगाओ सीधे। ठीक, भारत का चिकन नेक किसे कहते हैं, ठीक, किसे कहते हैं, सिलीगुड़ी को। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखना, 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और हमको क्या लिखना है, अब यहाँ के हम लोग थोड़ा निवासियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबी है। ठीक, तो दोनों पॉइंट हो गए, एक तो डोकलाम क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी। ठीक, अब एक पॉइंट और हमको लिखना है, अभी लिखो, क्या लिखना है कि ये ऐसा है कि ठीक, 1992 तक ये सिक्किम भारत का हिस्सा था। ठीक है, 1992 तक ये सिक्किम भारत का हिस्सा था, उसके बाद ये कहाँ चला गया, ये उसके बाद तिब्बत का अंग बन गया। ठीक, तो चाहो लिख लो,
ठीक, लिखो यह, सॉरी 1992 नहीं लिखना है, 1792, गलत बोल गए। ठीक, 1792 तक सिक्किम, ठीक, सिक्किम का हिस्सा था। ठीक, इसके बाद ठीक, इसके बाद 1700, इसके बाद यह तिब्बत का अंग बन गया। ठीक, तिब्बत का अंग बन गया। ठीक, यह 1792 तक सिक्किम का हिस्सा था, इसके बाद यह तिब्बत का अंग बन गया। ठीक, इतना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। यह 1792 तक सिक्किम का हिस्सा था, इसके बाद यह तिब्बत का अंग बन गया। ठीक, और दूसरा लिखो, और दूसरा क्या लिखना है, एक पॉइंट और लिखो, यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रमोवा कहा जाता है। ठीक है, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यहाँ के स्थानीय निवासियों, ठीक, यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है। ठीक, प्रमोवा, ठीक, प्रोमोवा कहा जाता है। ठीक, यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, चाहो तो हम इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखे ले रहे हैं, एक पॉइंट और लिखो, लाइन खींच देते हैं इधर ऐसे। ठीक, क्या लिखना है कि 1904 में, ठीक, उस समय ब्रिटेन का शासन था। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन लिखो, अंग्रेजी शासन, यार यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर थोड़ा सा ये वाली लाइन आप यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर थोड़ा सा जो है लिखें आगे, वरना गलत अच्छी बात नहीं होगी। छोटा छोटा समझ में नहीं आएगा ना, तो कैमरा से करते हैं। इतना हटा देते हैं। ठीक, लिखो, क्या लिखो कि 1904 में अंग्रेजी शासन, ठीक, अंग्रेजी शासन और तिब्बत, ठीक, तिब्बत के समझौते, ठीक, समझौते के बाद यह ऊन, ठीक, क्या लिखना, ऊन लिखो, सुहागा हो गया, एक ऊन हो गया, एक सुहागा हो गया। ठीक, ऊन, सुहागा एवं अन्य, ठीक, यह ऊन, सुहागा एवं अन्य, एक मिनट, ठीक है, देखो ऊन, सुहागा, ठीक है, अंग्रेजी 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के समझौते के बाद, ठीक, यह ऊन, सुहागा एवं याक उत्पाद, ठीक, याक उत्पाद, ठीक है, का व्यापारिक
रिक मार्ग बनकर उभरा। ठीक, बनकर उभरा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो करना है करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक, फटाफट करो। ठीक, आई होप वो हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग एक दो घाटी और देखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको घाटियाँ पढ़ने से कहीं कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक उठा लेना, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिक्किम की घाटियाँ मिट गया, कोई बात नहीं, ये भी सिक्किम की घाटी है, लिखो यूथांग घाटी। ठीक, क्या लिखना है? यूथांग घाटी, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यूथांग घाटी। ठीक, यूथांग घाटी। यूथांग घाटी के लिए सबसे पहले लिखो कि यह कहाँ पड़ती है। यह सिक्किम में स्थित है, ये भी लिखो, स्थित है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है? यह हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। ठीक, प्रसिद्ध है, लिखो यह हॉट स्प्रिंग स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यह हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ लिखो, यह रोडो, यह रोडो, यह रोडो डेंड्रॉन, यह रोडोडेंड्रॉन, यह रोडोडेंड्रॉन की, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन की, यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ, झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पति, ठीक, वनस्पति से ढकी रहती है। ठीक, इसमें दो ही पॉइंट सबसे बड़े जो पूछा जा सकता है कि हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो यूथांग घाटी। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ एवं, ठीक, एवं रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पति से ढकी रहती है। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब यूथांग के बाद, ये यूथांग की हो गई, इसके बाद एक घाटी और लिखो, जुक्कू। ठीक है, अब इनमें कुछ नहीं लिखा है, इनमें खाली नाम याद रखो, जुक्कू घाटी। ठीक, जुक्कू घाटी कहाँ पड़ती है? जुक्कू घाटी कहाँ पड़ती है? नागालैंड में। ठीक, इसमें खाली नाम याद रखना, बस कहाँ पड़ती है याद रखो, नागालैंड, नागालैंड में स्थित। ठीक, नागालैंड में स्थित। और ज़्यादा इसमें और एक अगर कुछ ध्यान रखना तो ध्यान रखो, जून एवं सितंबर, ठीक, माह में, जून एवं सितंबर माह में ढकी रहती है। ठीक है, जून एवं सितंबर माह में ढकी रहती, बंद हो जाती। ठीक है, फूलों से ढकी रहती है, इसे लिख लो, या झाड़ियों से ढकी रहती है, कुछ भी जो चाहो वो लिख लो। ठीक है, जून एवं सितंबर माह में झाड़ियों से ढकी रहती है, झाड़ियों या फूलों से ढकी रहती है।
ठीक है, जुकू घाटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अराकू पड़ती आंध्र प्रदेश, फिर कंबल घाटी तमिलनाडु, और फिर देखेंगे हम लोग साइलेंट वैली को थोड़ा पढ़ेंगे विस्तार से बस। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग दक्षिण भारत की घाटियाँ देखेंगे। इधर सारी घाटियाँ समाप्त, जो जो इम्पोर्टेंट थी आपकी हो गई। अब हम लोग दक्षिण भारत में सबसे पहले देखेंगे केरल। ठीक, सबसे पहले कहाँ देखेंगे? केरल की घाटी को। तो डालो, क्या डालना है हमको? साइलेंट वैली या शांत घाटी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो लिखो शांत घाटी या साइलेंट वैली। ठीक, शांत घाटी या साइलेंट वैली। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना। लिखो, इसमें क्या लिखना है? लिखो, यह केरल, ठीक, यह केरल के पलक्कड़, ठीक, पलक्कड़ जिला पड़ता है वहाँ। क्या पड़ता है? पलक्कड़ जिला पड़ता है। ठीक, पलक्कड़, ठीक, जिले में नीलगिरी, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, शांत घाटी साइलेंट वैली या केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट इसका ये हो गया। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखना है उसे लिखो। एक पॉइंट लिखो कि यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यह जैव विविधता, ठीक, यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और इसमें क्या लिखना है? एक पॉइंट और लिखो। लिखो कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्रों, ठीक, कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्रों से उद्गमित, ठीक, उद्गमित होती है। ठीक, कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्रों से उद्गमित होती है। ठीक, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इतना लिख लो। और अगर लिखना है तो लिख लो, एक रॉबर्ट वाइट प्रथम अंग्रेज थे जो 1847 में यहाँ शोध के लिए आए थे। तो लिखो प्रथम अंग्रेज रॉबर्ट वाइट, ठीक, 1847 में शोध, ठीक, शोध के लिए आने वाले फर्स्ट अंग्रेज थे। ठीक, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लिख लो। इसके बाद हम लोग लिखाते हैं केरल, कर्नाटक, वो तमिलनाडु की बस। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो करना है फटाक से करो, आगे चलते हैं। ठीक,
हो गया होगा मुझे लगता है। लिखो, सबसे पहले लिखो, अब दो रह गए हैं उनको भी लिख लो। लिखो अराकू घाटी, देखो ठीक, अराकू घाटी लिखो, अराकू घाटी, घाटी ठीक। ये कहाँ पड़ती, लिखो यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश में स्थित है, बस स्थित है। और इसकी लिखना है तो लिख लो वेलिकोंडा, रक्ताकोंडा, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं इसी के आसपास पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरी लिखो कंबल घाटी, ठीक। दूसरी क्या लिखो, दूसरी हमको क्या लिखनी है, कंबल घाटी, ठीक। कंबल घाटी कहाँ पड़ती है, या तमिलनाडु, बस तमिलनाडु, ठीक। कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु, बस। सारी घाटियाँ जो मेन मेन थी फिनिश, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाना है। इतनी घाटियाँ पढ़ लो, आपको हो सकता है कि वनडे बुक में भी इतनी ना मिले जितनी यहाँ पढ़ा दी हैं, 2 दिन में कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो इतनी पढ़ें और इसके बाद हम लोग मैदान देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन लें, बहुत ज़्यादा है नहीं, फटाक से करें। तब तक कैमरा हम चेक करते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मैदान, ठीक है। थोड़ी गर्दन सर दर्द हो रहा है, गर्दन भी दर्द हो रही है। अब पानी पीते हैं फिर बात करते हैं। 1 मिनट। अब हम लोगों को पढ़ने मैदान, ठीक। तो मैदान हम लोगों को पढ़ने हैं, तो मैदान थोड़ा पीछे चलेंगे, रिवीजन करेंगे मैदान के बारे में, क्योंकि पीछे चलना ज़रूरी। क्योंकि हम लोग इससे पहले, अगर आप शायद 9वीं या 10वीं क्लास, ध्यान होगी आपको, क्योंकि दर्रा अगर हमने पढ़ा है, दर्रे के बाद, दर्रे से पहले, दर्रे समाप्त होने से पहले हमने आप लोगों को खादर, बांगर, बामर, ये सब पढ़ाया था मैदान, ठीक। देखो सीक्वेंस क्या है कि पहले जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, शिवालिक, ठीक। जो हिमालय का तराई क्षेत्र, मतलब जो शिवालिक का तराई क्षेत्र, जिसे गिरपद भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ के बाद पहले जो वहाँ के बाद से जो मैदान शुरू होते हैं, ठीक है, शिवालिक के बाद जो मैदान शुरू होते हैं उनके बारे में हम लोग कैसे चर्चा किए थे। देखो सबसे पहले हमने चर्चा की थी भांबर की, ठीक। इसे हटा देते हैं, हो गया होगा। यहाँ देखो सबसे पहले हमने चर्चा की थी, जिसे मान लो कि ये हिमालय का शिवालिक हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये हिमालय का शिवालिक हो गया, ठीक। शिवालिक हो गया ये, ठीक। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी भांबर की, किसकी की थी, भांबर की। उसके बाद मान लो ये इलाका हो गया भांबर का, ये क्षेत्र भांबर का हो गया, ठीक। उसके बाद हमने चर्चा हम लोगों ने किसकी की थी, तराई की, किसकी की थी, तराई की। मान लो ये इलाका तराई का हो गया, ठीक। ये 2 तरीके से मैदान है, 2 तरीके के, भांबर और तराई। तो यहाँ बताया था कि जो यहाँ पहाड़ों से जो अवसाद आते हैं, 1 मिनट कैमरा चेक करना, ठीक। भांबर, जो तराई मतलब यहाँ क्या है कि जो यहाँ से जो अवसाद लाए, मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ठीक, वो यहाँ इकट्ठा हो गए। और एक पाइप नुमा संरचना, मान लो बड़े बड़े पत्थर जब इकट्ठा करोगे तो उनमें गैप रह जाता है, देखोगे आप तो गैप रह जाता है, गैप नुमा संरचना यहाँ पैदा हो गई, ठीक। जब यहाँ से नदियाँ निकली तो यहाँ जब गैप उनको अच्छा खासा मिला तो नदियाँ यहाँ अदृश्य हो गई, ठीक। मतलब इस जो भांबर वाले इलाका था, यहाँ नदियाँ क्या हो गई, अदृश्य, मतलब यहाँ नदियाँ नहीं दिख रही थी, ठीक, अदृश्य थी, ठीक।
तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जब कंकड़ पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर थे, तो यहाँ कोई भी बीजारोपण नहीं हो सकता। मतलब यहाँ कोई आप बीज डालेंगे तो वो नहीं रुकेगा, जाहिर सी बात है वो आगे जो होगा वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जो था, यहाँ कृषि और पौधों का निर्माण भी संभव नहीं है। ठीक, कृषि प्लस वृक्ष या पौधे, ठीक, जो लिखना चाहें समझने के लिए लिख लें, संभव नहीं है। हालांकि कुछ पौधे होते हैं जो मतलब पत्थर मतलब जमते हैं, जो यहाँ जमते हैं वो जम आते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ रोकने के लिए जो हम पहाड़ों पत्थर हिमालय पे देखते हैं उनके लिए कुछ चाहिए है ना। लेकिन यहाँ पानी जा रहा नीचे और ऊपर पत्थर हैं, तो जो पड़ेगा वो सटाक से चला जाएगा। हालांकि थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ हमने देख लिया, मोटी मोटी हम लोग बात समझ गए कि यहाँ ऐसा क्यों है। ठीक, क्यों ये अदृश्य है, क्योंकि यहाँ मोटे मोटे पत्थर कंकड़ हैं और एक गैप नुमा संरचना विकसित है, इसीलिए यहाँ नदियाँ अदृश्य हैं। ठीक, नहीं दिखती हैं, ठीक, नहीं दिखती हैं, हम लोग समझ गए। ठीक, अब हम लोग जब यहाँ थोड़ा, यहाँ क्या है, चिकनी मिट्टी है, सॉल्ट है, मतलब कि ये इलाका तराई दलदली इलाका, इसे दलदली भी कहते हैं। ठीक, इसे दलदली भी कहते हैं। ठीक, इसे दलदली भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ आया, जब यहाँ से यहाँ आया ये दलदली तराई इलाका, तो यहाँ तो ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण, मतलब कि हो सकती थी कृषि, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जहाँ जिन कृषि को वाटर चाहिए होता, जिन फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, वो यहाँ हो सकती है, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया। ठीक, तो इसलिए ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र बोला गया। यहाँ पर क्या है, नदियाँ जब यहाँ से गुजरी और यहाँ नदियाँ दृश्य हो गई। ठीक, यहाँ नदियाँ दृश्य हो गई, यहाँ दिखने लगी। जो नदियाँ यहाँ अदृश्य हुई थी वो यहाँ दृश्य हो गई। ठीक, तो हमको क्या देखने को मिला, और ये कृषि के लिए जो यहाँ खराब था वो यहाँ क्या हो गया, उपयुक्त हो गया। ठीक, तो यहाँ दलदली क्यों है, क्योंकि नदियाँ जो है यहाँ से निकलने के बाद यहाँ दिखाई देती हैं और थोड़ा एकदम बहुत ज़्यादा नदियाँ आती हैं, तो इसलिए दलदली है। ठीक, तो हमने आपको पहले पढ़ाया था कि तराई, ठीक, भांबर, यहाँ पे लिखते हैं भांबर, और तराई को एक साथ पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इनका जो है एक साथ मिलना है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक साथ, और उसके बाद इसे हटाते हैं। अब हम इसे हटा देते हैं, इसको भी, ठीक, हटा देते हैं। आई होप समझ लिया होगा। ठीक, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि ये एक नदी हो गई। ठीक, क्या हो गई, ये एक नदी हो गई। ठीक, ये एक नदी हो गई। तो नदी के यहाँ तक, इस इलाके पे पहले यहाँ तक एक इलाका बनाते हैं, और इसे हम लोग इस तरीके से त्रिभुजाकार, इसे एक आकार देते हैं। ठीक, इस तरीके से, और वही यहाँ बनाना हमको, यहाँ बनाना, और इस तरीके से यहाँ भी सेम जो है इस तरीके से एक सारणी बनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे, जो ये इधर मिटाते हैं, जो ये वाला इलाका है, ये और ये वाला, इसको बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे खादर। ठीक, और ये बीच में तो नदी हो गई आपकी, ये नदी हो गई, ये दोनों खादर हो गए। ठीक, चाहो तो यहाँ भी लिख लो खादर। ठीक, खादर। उसके बाद हम लोग एक इलाका और डेवलप करेंगे जो थोड़ा सा ऐसा बड़ा होगा। ठीक, एक एरिया और बनाया, और इसको हम लोग ऐसे कुछ कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से कि ये अलग पहचान के लिए है, बाकी इनका मतलब कोई नहीं है। ठीक, ये सिर्फ एक अलग पहचान के लिए बनाया गया। ठीक, अलग पहचान के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एक बड़ा सा यहाँ करते, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये खादर हो गया, लिखो बांगर। ठीक, ये वाला इलाका क्या हो गया, बांगर, ध्यान रखना, बांगर। ठीक, ये वाला इलाका क्या हो गया, बांगर हो गया। ठीक, ये वाला इलाका बांगर हो गया। तो देखो, यहाँ वो हिमालय का तराई था, लेकिन यहाँ नदी का तराई, मतलब नदी के किनारे, उसे तराई भी बोलते हैं हम लोग, गांव देहात की भाषा में बोलते हैं, नहीं तराई। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, उसे खादर बोलते हैं। तो जो नदी के किनारे, जो जहाँ तक नदी की बाढ़ जा सकती है, और नई सिल्ट जो
नई मिट्टी है जो अपने साथ नया अवसाद लाती है, जहाँ तक उसकी पहुँच रहती है, ठीक है, जहाँ तक पहुँच रहती है उसको खादर पहुँच कहते हैं। ऐसे समझ लो, जहाँ तक नदियों को बाढ़ का पानी पहुँचता है उस क्षेत्र को हम लोग खादर कहते हैं। देसी मतलब कि एक ठेठ भाषा में हमको समझना है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस जगह तक, जिस सीमा तक नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे हम लोग खादर कहते हैं, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ जो मिट्टी निर्मित होती है, यहाँ पर जो मिट्टी निर्मित होती है उसे नई जलोढ़ कहते हैं, ठीक, नई जलोढ़। कई बार जलोढ़ का मतलब बता चुके हैं, कई बार जलोढ़ का मतलब बता चुके हैं कि जो नदियाँ अपने साथ जल को लाती हैं और वहाँ विस्तारित कर देती हैं, रोक देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं। जलोढ़ मतलब जल से लाया गया, उसे जलोढ़ कहते हैं, ठीक, उड़ा दिया जल से ला। और यहाँ पर क्या है कि पुरानी जलोढ़ है, ठीक, यहाँ पुरानी जलोढ़ है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अपरदन अपक्षय होता रहता है, तो ऊपर की मुलायम मिट्टी जो है वो कट के वो भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि ये ऊपर का इलाका है, ये निम्न भूमि है, उच्च भूमि है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक। तो ये ऊपर का इलाका है, जब बारिश होती है तो यहाँ जो मुलायम मिट्टी जो खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी थी भी, वो भी इसी जगह आ गई खादर वाले इलाके में, ठीक, वो भी यहाँ आ गई, ठीक, वो भी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। और यहाँ पर भूमिगत जल अगर यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, नदी का साइड है, नदी की किनारा है, ठीक, किनारा बहुत किनारा नहीं लेकिन हाँ कुछ दूरी तक, ठीक, एकदम किनारे ही नहीं। तो जो जहाँ तक बाढ़ जाती, सीधी सीमा इसकी क्या याद रखनी, जहाँ तक बाढ़ जाती, तो वहाँ तक क्या है कि भूमिगत जल ऊपर होगा। आप देखे होंगे कि कई, आप जब अलग अलग क्षेत्रों में जाते होंगे, अलग अलग जिलों में जाते होंगे, कई जगह ऊपर ही सिस्टम रख दिया जाता है, इंजन वगैरह, ठीक, ऊपर ही पानी आ जाता है। और वो इंजन जो पंप सेट उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल भी नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ भूमिगत जल बहुत नीचे होता है, तो यहाँ जो आपको ड्रिलिंग बोरिंग करवानी पड़ती है, सिंचाई सिस्टम बनवाना पड़ता है, उसमें बोरिंग भी बहुत गहराई से करवानी पड़ती है, ठीक है। आजकल तो 300-200 के ऊपर निकल रहा। तो यहाँ क्या, यहाँ वही 90, 80, 45, 40 ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो भूमिगत जल भी यहाँ नीचे है, भूमिगत जल यहाँ नीचे है, भूमिगत जल यहाँ ऊपर मिलता है। तो इसीलिए यहाँ मैं समझाने का रीज़न जो है क्या है कि हम लोग 4 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है, 4 चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, इधर देखते हैं, देखो, हाँ, इसे हटा देते हैं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो ठीक, अब देखो, पहले हमने आपको क्या बताया था, भांबर, ठीक, भांबर, और क्या बताया था, तराई। ये एक साथ हो गए, ये हिमालय के पास के, ठीक, इतना याद रखना। ये क्या होगा, अभी का बड़ा पढ़ा है खादर, और खादर के साथ क्या बताया आपको, बांगर, ठीक, ये एक साथ हो गए, तो ये नदियों के हो गए। तो हमने क्या पढ़ा है, ये भी मैदान ही हैं, ये सब मैदान ही हैं। तो हम इस तरीके से पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, ठीक। अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो उत्तरी भारत का विशाल मैदान के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक। अब हम लोग जो मैदान पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सर थोड़ा भारी हो रहा है, दिक्कत हो रही है खड़े होने में, क्योंकि मैदान विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज जो हमने आपको रिवीजन एक तरीके से करवा दिया, बांगर खादर और भांबर तराई का, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप आप सब लोग बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्लास को, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे, क्योंकि अब सीज़न शुरू होने वाला है एग्ज़ाम्स का, ठीक। अभी तक तो चुपचाप बैठे थे, पेट का रिजल्ट भी आ गया, और तो देखेंगे अभी शायद क्या होता है। हालांकि पेट की जो व्यवस्था बनाई UP SSC ने, वो बहुत ही, हम कहेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें एक बड़ा वर्ग, मतलब बड़े
संख्या में बच्चे बाहर हो जाते हैं, इवन पढ़ने वाले। जिस हिसाब से वो लेते हैं 30%, जो पिट का लेवल है, मुझे लगता है कि जिसके 60 नंबर आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लायक है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक। और उसको जगह मिलनी चाहिए। जैसे टेट, सुपर टेट, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, ठीक। ये सी टेट वगैरह के एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, उसमें है कि इतने 90 नंबर जो भी है आने चाहिए, आप जो है आगे टेट का एग्ज़ाम देने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग का एग्ज़ाम जो भी मतलब जो भी एग्ज़ाम है वो देने के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए किसकी, पेट की भी, कि एक दायरा क्लियर कर दें कि आप इतने नंबर ले आएँ और आपको जो है, आपको जो भी यूपी ट्रिपल एस सी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो परीक्षा दिलवाएगी उसमें आप बैठने के लायक हो जाएंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी अपना फार्मूला निकालती है, तो वैकेंसी 100 निकालेगी, 30% निकालेगी और ऊपर के 30% 100 के जोड़ लो आप, ठीक है। तो 3-4 हज़ार बच्चे, क्या यूपी में 3-4 हज़ार बच्चे 99 परसेंटाइल, मतलब कि जिनके 80 नंबर आ रहे हैं वो भी इस व्यवस्था के चक्कर में बाहर हो जाएंगे। और 80 नंबर लाना भाई खेल बात नहीं, जस्ट ए नॉट जोक, ठीक है। 80 नंबर जिसके रॉ नंबर 80 हैं, ठीक है, वो मजाक बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में भी मजाक बात नहीं है। 70 से ऊपर जा रहे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप कम्पिटिटिव कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या, यूपी ट्रिपल एस सी को सोचता है, जो नई व्यवस्था लाई बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आपको भीड़ कम करनी है, कम करो, आप 50-60 से नीचे ले जाओ, आप भीड़ को छाड़ देंगे। लेकिन इसके बाद जो भी बच्चे हैं वो सच में मेहनत करने वाले होते हैं, पढ़ने के वाले होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग और सरकार दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इवन हम कहेंगे जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, जहाँ वो अंकित भाटी सर हों, जहाँ विवेक सर हों, इन लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अभी बिहार का देख लो, कोई रिफॉर्म होने हो वहाँ की कोचिंग संस्था एक्टिव हो जाती हैं और रिफॉर्म करवा के। आप एसएससी का देख लो, एसएससी का देख लो, कोई रिफॉर्म होने के टीचर एक्टिव हो जाते हैं। आप अभिनय सर को देख लो, जब एसएससी का घोटाला स्कैम हुआ था उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं से भी, यही सरकार थी केंद्र में जो आज है, लेकिन उन्होंने कहीं से बिल्कुल डरे नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो कोचिंग संस्थान, उनको डर लगता है कहीं हमारा उखाड़ के फेंक दिया तो हम कहेंगे इन लोगों से कि सड़क पे आइए आप लोग भी। और आप लोग जो ट्यूटर खेलते हैं, इससे सरकार को मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, और पड़ता है तो शांत बैठी रहती है, ठीक है। तो बात ये है कि थोड़ा बच्चों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने का समय आ गया है। अब अगर ट्यूटर से, चलो ठीक है हम ट्यूटर के सपोर्ट में है, पहले आप ट्यूटर करिए और जी भर के करिए, कहीं ना लगे कि इसमें कोई कमी रह गई है। लेकिन उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है फिर, अगर तब भी नाकाम करे तब सड़क पे आपको आना पड़ेगा बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है तो बच्चों ने आपको भी बहुत कुछ दिया है, ये सच बात है, ठीक है। तो इसके लिए जो भविष्य में नए बच्चे हैं उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वरना अगर ऐसे, आज क्या स्टेटमेंट आया यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का कि हमें नकल माफियाओं से डर लग रहा है, ठीक है। मतलब आप एक तंत्र हैं और आप चोरों से डर रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है? ये किस राज की अच्छी बात है, हमें ये बताइए आप, ठीक है। तो आप मतलब कि ऐसे इस तरीके से नहीं बच सकते हैं कि मान लो कि आप एक कोई भी बात बोल के और उसके सहारे से आप बच के निकल जाएं, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, क्लास पढ़ें, एंजॉय करें, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।